चैप्टर कौन सा प्रारंभ हो रहा है? लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो आप इसके फॉर्मूला यानी कि लाभ और हानि के सूत्र लिखेंगे। इसमें कुछ बेसिक जान लो, जैसे कि क्रय मूल और विक्रय मूल। क्रय मूल किसे कहते हैं? क्रय मूल किसे कहते हैं? क्रय मूल यानी कि जो वस्तु खरीदी किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसे क्रय मूल कहते हैं, और विक्रय मूल बेचने वाली वस्तु को विक्रय मूल कहते हैं। क्रय मूल होगा विक्रय विक्रय मूल और लाभ। अंकित मूल बट्टा। इन चीजों को हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अंकित मूल क्या है, विक्रय मूल क्या है, लाभ क्या है और बट्टा क्या है। तो क्रय मूल क्या है? किसी वस्तु को खरीदी जाती है, यानी कि खरीदने वाली वस्तु को क्रय मूल कहते हैं और बेचने वाली वस्तु को विक्रय मूल कहते हैं। और जो इससे खरीदने और बेचने पे जो प्राप्त होता है उसे लाभ या हानि। जो चीज क्रय और विक्रय से प्राप्त होती है, क्रय मूल और विक्रय मूल से जो प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? लाभ या हानि। यानी कि यदि क्रय मूल छोटा होगा और विक्रय मूल ज्यादा होगा तो उसमें हमें लाभ प्राप्त होगा, और यदि क्रय मूल बड़ा होगा और विक्रय मूल कम होगा तो उसमें हमें हानि होगी। अब जरा देखिए अंकित मूल क्या है। अंकित मूल यानी कि छपा हुआ मूल है ना। अंकित मूल यानी छपा हुआ, लिखित, अंकित। जैसे कोई वस्तु मार्केट में हम लेने गए, जैसे बुक लेने गए, उसमें प्राइस कितना छपा है, अंकित कितना है, 500 रुपये छपा है। वो अंकित है ना, वो बेच नहीं रहा है उतने में, कुछ छूट देगा, कुछ छूट देगा, या उसे बोलेगा इंग्लिश में डिस्काउंट। और एक वर्ड और है बट्टा, डिस्काउंट को ही बोलते हैं छूट या बट्टा। अंकित मूल में जब छूट दी जाती है या कहें बट्टा दिया जाता है, उससे क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल। जैसे कोई वस्तु 500 रुपये छपा है एक बुक में, उसमें 10% का बट्टा दिया, 10% का बट्टा दिया, हमें देना कितना पड़ेगा? 10% तो डिस्काउंट हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे बट्टा को डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट हो गया तो 90% देना पड़ेगा। 500 का 90% कर देंगे तो 450 आ जाएगा, यानी कि 450 हमें देना पड़ेगा। यानी कि हम खरीद रहे हैं और दुकान वाला बेच रहा है। कहने का मतलब कि अंकित मूल में यदि बट्टा दिया जाए, अंकित मूल में बट्टा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल।
अंकित मूल में बट्टा दिया जाता है तब हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी कि हमें एक बार और बोल सकते हैं कि बट्टा हमेशा किस में दिया जाता है? अंकित मूल में। बट्टा हमेशा किस में दिया जाता है? अंकित मूल में, क्योंकि बट्टा हम अंकित मूल में ही देंगे। कोई चीज आपने बनाई है या कोई चीज मार्केट में ले रहे हैं और उसमें छपा है तो वो उसमें जो बेच रहे हैं उससे ज्यादा छपा रहता है, फिर बट्टा दे करके उसमें डिस्काउंट दे करके उसको बेचता है दुकान वाला, अपन खरीदते हैं। तो बट्टा किस में दिया जाता है? बट्टा अंकित मूल में। बट्टा हमेशा अंकित मूल में दिया जाता है और बट्टा देने अंकित में बट्टा देते हैं तो प्राप्त क्या होता है? विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ऐसे ही बात करें हम इसकी क्रय मूल्य की, हमें लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य में ही प्राप्त होती है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य में ही प्राप्त होती है। आपके पास, समझिएगा, आपके पास कोई वस्तु होगी या खरीद के लाए होंगे पहले, अब आप उसे बेचेंगे, आप उसे बेचेंगे तो आपके पास कोई वस्तु पहले से है ना, या कोई खरीदी है वस्तु, उसको आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि मतलब कि लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा किस में होती है? लाभ और हानि हमेशा हमें किस में प्राप्त होता है? क्रय मूल्य में कि अंकित मूल्य में कि विक्रय मूल्य में? लाभ और हानि हमें किस में प्राप्त होगी? क्रय मूल्य में। देखो कुछ वैसे एक बार अच्छे से सेट माइंड में बिठा लो कि हमें लाभ और हानि प्राप्त होती है या लाभ और हानि लेते हैं क्रय मूल्य में। जैसे आपके पास है कोई बुक है, आप वो 25 रुपए की बुक खरीद के लाए हैं, आप उसको बेच रहे हैं 30 रुपए में, तो आपको क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपने वो बुक 15 रुपए में बेच दी तो आपको हानि हुई। तो ये सब हो किस में रहा है? लाभ और हानि सब किस में हो रहा है? क्रय मूल्य में हो रहा है। सब ये किस में हो रहा है? क्रय मूल्य में। लाभ और हानि किस में प्राप्त हो रहा है? क्रय मूल्य में। और बट्टा किस में प्राप्त हो? बट्टा किस में दिया जाता है? अंकित मूल्य में। ये हमेशा याद रखना अपने दिमाग में कि लाभ और हानि हमें होती है क्रय मूल्य में और बट्टा हम देते हैं, बट्टा दिया जाता है अंकित में। और जब लाभ और हानि प्राप्त, मतलब क्रय मूल्य में लाभ और हानि होती है तो प्राप्त क्या होता है? विक्रय मूल्य। जब लाभ हानि होती है तब प्राप्त होता है क्रय मूल्य, और जब बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य में तो प्राप्त होता है विक्रय मूल्य। इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्रय मूल्य में यदि हमने लाभ और हानि ली तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अंकित में यदि हमने बट्टा दिया तब भी हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक, तो आप समझ गए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो चीज खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय और विक्रय में जो लेन देन होता है उसी को ही लाभ या हानि, है ना, हानि भी लिख दो। देख रहे हैं कि लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर है, जो इसमें इतने सदस्य हैं, यानी कि हम इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। किन किन को? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, अंकित मूल्य, बट्टा और हानि। और भी होता है कुछ, जैसे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत।
इतने सदस्य हैं लाभ और हानि में। क्रय मूल है, विक्रय मूल है, लाभ है, हानि है, अंकित मूल है, बट्टा है और इसी का ही फिर परसेंटेज में है। यानी कि लाभ है तो लाभ परसेंट, देखो लाभ होगा तो उसका कोई लाभ परसेंट भी होगा, हानि होगी तो वो कोई हानि परसेंट में भी होगी। चीज है। इन चीजों को समझ गए अच्छे से। क्रय मूल किसे कहते हैं, विक्रय मूल किसे कहते हैं। अंकित है मूल, अंकित मूल यानी कि छपा हुआ मूल, है ना, उसमें जितना मूल छपा है। फिर जब दुकान वाला बेचता है तो उसमें कुछ डिस्काउंट देता है जिसे हम बट्टा बोलते हैं। तो देखो बट्टा भी समझ गए, और बट्टा परसेंट भी होता है एक। बट्टा परसेंट भी होगा, क्योंकि बट्टा कुछ दिया जाएगा तो उसमें बट्टा परसेंट भी होगा। इतने सदस्य हैं अपने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि लाभ और हानि में। अब सूत्र देखेंगे इसमें, ठीक। तो देखो क्रय मूल को हम कैसे कर देंगे रिलेटेड, हाँ कर सकते हैं बस। तो क्रय मूल को कैसे, विक्रय मूल को बी से, और लाभ को बोल देंगे हम प्रॉफिट, और अंकित को ए से, और बट्टा को डी यानी कि डिस्काउंट, और हानि को लॉस, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा अपना परसेंट में, तो लाभ परसेंट यानी कि इसमें आ जाएगा फिर, ठीक। और जे हानि है तो लॉस, और ये बट्टा डी। इतना उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम सूत्र लिख रहे हैं। अब लिखिए फॉर्मूला, यानी कि लाभ और हानि के सूत्र। देखो प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर K minus V, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, यानी कि विक्रय मूल से क्रय मूल को घटा देंगे, उससे हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ। ठीक, इससे दो सूत्र और बनेंगे। दूसरा क्या बन जाएगा, जैसे हम बोले कि विक्रय मूल बराबर क्या होगा, विक्रय मूल बराबर B प्लस K, विक्रय मूल बराबर क्या होगा, लाभ के बेस में, यानी कि जब लाभ हो, जब लाभ हो तब विक्रय मूल बराबर क्या होगा, B बराबर K, विक्रय मूल बराबर क्या होगा, B प्लस K। तो क्रय मूल में लाभ को जोड़ देंगे, क्रय मूल में लाभ को जोड़ देंगे। तीसरा क्या बनेगा सूत्र, तीसरा बनेगा क्रय मूल बराबर क्या होगा, जब लाभ दी हो, क्रय मूल बराबर क्या होगा जब लाभ दी हो, माइनस लाभ, तब बनेगा विक्रय मूल माइनस लाभ, विक्रय मूल माइनस के लाभ। यानी कि एक सूत्र, यदि आपको अच्छे से एक सूत्र बनता है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल माइनस के क्रय मूल, उसी से ही दो सूत्र बने हैं, पक्षांतर करने आते हैं बन जाएंगे उसी से। और ये लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस के क्रय मूल। अब जरा देखिए हानि बराबर, चौथा सूत्र बनेगा हानि बराबर यानी कि लॉस, क्रय मूल माइनस के विक्रय मूल, क्रय मूल माइनस के विक्रय मूल। तो हानि बराबर है क्रय मूल माइनस के विक्रय मूल,
कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी थी, 40 रुपए में बेच दी है, तो हमें हानि हो रही है। 50 रुपए में खरीदी है, 40 रुपए में बेच दी है, तो हानि है। तो हानि कैसे प्राप्त होती है, कैसे निकालते हैं हानि को? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। इससे दो सूत्र और बनेंगे। जैसे बोलेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो बोलोगे कि विक्रय मूल्य प्लस के हानि। दूसरा सूत्र बनेगा, फिर बोले कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा हानि के बेस पे, यानी कि जब हानि दी हो, जब हानि दी हो तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस के क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य माइनस के हानि होगा यही। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जब हानि दी हो, हानि और क्रय मूल्य हो, तो क्रय मूल्य से हम हानि को घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप, ये ओनली दो सूत्र थे, ये दो सूत्र थे, एक लाभ वाला और एक ये लाभ वाला था और ये हानि। लेकिन आपको एक सूत्र याद करना है, ठीक, एक ये लाभ वाला सूत्र याद कर लीजिए, एक हानि वाला ये सूत्र याद कर लीजिए, इसी के बेस में बन जाएंगे दोस्तों। इसके बाद लिखिएगा अभी देखा है, दो सूत्र पढ़े हैं अपन ने, अभी अपन ने दो सूत्र पढ़े हैं। कौन कौन से, एक लाभ बराबर और एक हानि बराबर, ठीक, दो सूत्र पढ़े हैं लेकिन वो बना दिए हैं, ठीक। अब देखा है कि लाभ और हानि, तो लाभ परसेंट भी होगा कोई, है ना, हम कहें कि लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकलेगा, यानी कि प्रॉफिट गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये सूत्र बनेगा लाभ परसेंट का, यानी कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या बनेगा, देखो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या बनेगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। चाहे हमें लाभ परसेंट निकालना हो, चाहे हमें हानि प्रतिशत निकालना हो, बटे में क्या है दोनों के क्रय मूल्य, बटे में दोनों के क्या है क्रय मूल्य। जब लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुणे 100 और नीचे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोनों के नीचे हैं, ठीक। मिटा लिखे हो। अब देखिएगा, हमें क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, और हमारे पास क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दी है।
यानी कि अब हमें लाभ प्रतिशत दी है और क्रय मूल्य दी है, हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? हमने पहले बताया कि लाभ और हानि, लाभ परसेंट और हानि परसेंट, या लाभ और हानि किस में प्राप्त होती है, या किस में लेते हैं हम लाभ और हानि? क्रय मूल्य में ही हमेशा हमें लाभ और हानि होती है। क्रय मूल्य में ही हमेशा लाभ और हानि होती है। क्रय मूल्य में लाभ हानि लेंगे तो प्राप्त क्या होगा? विक्रय। वही निकाल रहे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100। प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे लाभ है, हमने समानार्थी बताए थे। लाभ बोले, ज्यादा बोले, अधिक बोले, वृद्धि बोले, ये क्या है? समानार्थी है। इसका मतलब है कि 100 में जुड़ेगा, है ना। लाभ वृद्धि ये 100 में जुड़ेगा। वही है, क्रय मूल्य में हमने लाभ लिया और क्रय मूल्य में लाभ कहाँ पे होता है? ऊपर ही, है ना। 100 में कहाँ जुड़ेगा? लाभ ऊपर, और बटेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस के लाभ प्रतिशत और बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्या है? क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस के लाभ प्रतिशत बटे 100। अब जरा देख लिए विक्रय मूल्य हानि के बेस में जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य गुणे का 100 माइनस जब हानि होगी तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत होगी और क्रय मूल्य भी दी होगा, तब विक्रय मूल्य बराबर क्या बनेगा? यही है। सिर्फ क्या करें? घटा देंगे, 100 से घटा देंगे। क्रय मूल्य गुणे का 100 माइनस के हानि प्रतिशत, 100 माइनस के हानि प्रतिशत और बटेगा 100। लिख गए बेटा? अब देखिएगा, हानि प्रतिशत हो गई, लाभ प्रतिशत भी हो गया इसी में, है ना। और विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस में लेते हैं हम? किस में प्राप्त होता है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत? क्रय मूल्य में। हमेशा लाभ और हानि किस में होती है? क्रय मूल्य में। और जब क्रय मूल्य में लाभ हानि होगी तो प्राप्त क्या होगा? विक्रय मूल्य। ठीक। अब देखिए पहला चैप्टर, उसमें क्वेश्चन है। अभी उसके सूत्र है, यानी कि बट्टा है ना, अंकित मूल। देखो अंकित मूल बराबर बट्टा बराबर क्या होगा? बट्टा के और लिख लो ना, बट्टा बराबर क्या होगा? या इंग्लिश में बोलेंगे डिस्काउंट। ठीक, अंकित माइनस के विक्रय मूल्य, अंकित माइनस के विक्रय मूल्य। बट्टा बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य में से
क्या निकाल देंगे, विक्रय मूल निकाल देंगे, क्या प्राप्त होगा, बट्टा। इससे दो सूत्र बन जाएंगे, है ना। जैसे अंकित बराबर क्या होगा, अंकित बराबर हो जाएगा भाई बी प्लस डी, अंकित मूल बराबर क्या होगा, बी प्लस डी। विक्रय मूल में किसको जोड़ देंगे, बट्टा को जोड़ देंगे, तो हमें अंकित मूल प्राप्त हो जाएगा। हम कहें कि विक्रय मूल बराबर क्या होगा, कब, जब बट्टा दी हो, जब बट्टा और अंकित दी हो तब विक्रय मूल बराबर क्या होगा, तो बोलोगे ऐसे कि अंकित मूल में क्या जोड़ दें, उसमें अंकित मूल में क्या कर देंगे, बट्टा को घटा देंगे। आपको ये याद करना अच्छे से, ये वाला डिस्काउंट निकालते कैसे, यानी कि बट्टा कैसे निकलता है, बट्टा निकलता है। कभी कंफ्यूजन हो गए कि विक्रय मूल से अंकित घटता है कि अंकित से विक्रय घटता है, तो समझिएगा अंकित मूल बड़ा होता है। अंकित मूल को वैसे ही समझिए जैसे मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तब उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस, बहुत ज़्यादा मूल छपा होता है ना, बहुत ज़्यादा मूल छपा होता है। चाहे कपड़ों की बात करें, है ना, मार्केट में चाहे कोई भी चीज़ हो उसमें ज़्यादा छपा होगा, अंकित मूल है वो, उसमें कुछ डिस्काउंट देगा वो, यानी कि बट्टा देगा, बट्टा देगा। बट्टा देने के बाद जब हम उसे खरीदेंगे और दुकान वाला बेचेगा, उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। यानी कि अंकित मूल में जो बट्टा देगा, बट्टा देने के बाद जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कम हुआ किससे, अंकित मूल से। जब अंकित मूल बड़ा है तो बट्टा निकालना है, तो अंकित मूल से विक्रय मूल्य घटा देंगे। इससे फिर दोनों ये बने हैं सूत्र। तो आप किसे याद कर रखेंगे, इसे याद रखेंगे कि बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल माइनस के विक्रय मूल। अब यदि बट्टा बराबर हमें प्रतिशत निकालना हो, जैसे लाभ था तो लाभ परसेंट भी पड़ा है, अब हमें निकालना है कि बट्टा प्रतिशत क्या होगा। अभी बट्टा बराबर क्या है, अंकित से माइनस कर देंगे हैं विक्रय मूल को, बट्टा निकाला था। अब हमें बताना है कि बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे, बट्टा गुणे 100, जैसे वहां था लाभ गुणे 100, ऐसे यहाँ बट्टा गुणे 100। वहां रखते थे क्रय मूल, वहां क्रय मूल क्यों रखते थे, क्योंकि क्रय मूल में ही तो लाभ हानि होती है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट या लाभ या हानि होती है ना। अब यहाँ आपको बताना है जरा कि अब नीचे क्या रखेंगे, अब बट्टा गुणे 100 कर दिया हमने, नीचे क्या अंकित मूल रखे हैं कि विक्रय मूल रखे हैं, अंकित मूल क्यों रखे, क्योंकि जिसमें जो दिया जाता है वही रखते हैं। जैसे अंकित मूल में लाभ हानि होती है तो अंकित मूल ही रखते हैं नीचे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, है ना। तो ऐसे ही है, बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल, तो जी आ जाता है आपका बट्टा प्रतिशत। यानी कि हमें छूट पता चल जाती है, इतने की छूट दी है। ठीक, जब हमें एक सूत्र और बनेगा, जी हाँ तो समझिए कि पहला था, इससे ये बने हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। एक सूत्र बनेगा विक्रय मूल बराबर, हमें बताना है विक्रय मूल बराबर कब, जब हमें बट्टा प्रतिशत दिया हो और अंकित मूल हो। बट्टा प्रतिशत दिया हो और अंकित मूल भी दिया है, तब हमें विक्रय मूल निकालना है। विक्रय मूल निकाल रहे, अंकित दी है ना और बट्टा प्रतिशत दी है, तो क्या कहेंगे, अंकित गुणे 100, यानी अंकित मूल गुणे 100,
इसमें घटा देंगे आप बट्टा प्रतिशत और बटे 100। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट। बट्टा का मतलब होता है छूट, छूट का मतलब होता है 100 में 100% में वो घटेगा, 100% में घटेगा। यही है अंकित मूल में, अंकित मूल गुणे का 100 माइनस के बट्टा। जैसे हानि प्रतिशत है, लिखा था क्रय मूल गुणे का 100 माइनस के हानि प्रतिशत, ऐसे ही यहाँ पे अंकित मूल गुणे का 100 माइनस के बट्टा प्रतिशत बटेगा 100। तो आपके सूत्र ये खत्म, यानी पूरे सूत्र लिख गए हैं समथिंग लगभग, सवाल में आते जाएंगे लगभग पूरे सूत्र लिख गए हैं इसके। अब आपको यदि इसमें लगे, देखो समझो, जिस सवाल में जैसे 3 चीजें हैं तो 3 यानी कि उसके वो बन जाएंगे, क्या सूत्र बन जाएंगे, 3 टाइप से क्वेश्चन भी बन जाएंगे, समझिए। जैसे कि ये लिखा है क्या, विक्रय बराबर, इनमें किन क्या चीज है, ये 2 चीजें हैं, विक्रय और अंकित का जिक्र है, तो अंकित बराबर भी बन जाएगा इसमें। पक्षांतर करना जानते हो तो बन जाएगा इनसे। देखो क्या बोलोगे, हम कहेंगे अंकित बराबर, देखो हम कहेंगे अंकित बराबर क्या होगा, जब विक्रय मूल दी हो और बट्टा प्रतिशत भी दी हो। ऐसे करके लिखा है नहीं हमने ना, उसमें लिखा है वो लाभ परसेंट और विक्रय और क्रय वाले में संबंध में, उसमें नहीं लिखा है। एक ही चीज बताइए कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा किस में होती है, क्रय मूल में, उसी में लेना है। फिर हमने पक्षांतर करके नहीं बताया कि एक सूत्र और बन जाएगा उससे। जैसे यहाँ से समझना जरा, जैसे करना चाहें हम कहेंगे अंकित मूल बराबर क्या होगा, जब विक्रय मूल दी हो और बट्टा प्रतिशत भी दी हो, तो देखो गुणा कर दो, कैंची गुणा करोगे तो क्या बोलोगे, विक्रय मूल गुणे का 100, विक्रय मूल गुणे का, समझा दे रहे, ठीक है समझिए, विक्रय मूल गुणे का 100। हमें बताना क्या है, अंकित बराबर बताना है, तो इसको लाएंगे नीचे, तो 100 माइनस के बट्टा प्रतिशत। कहने का मतलब है कि ये बन जाएगा ये अलग से नहीं कहीं से बना है सूत्र, पक्षांतर किया है जैसे कि इनको बताया था, है ना। इनमें 3 चीजें हैं, बट्टा, अंकित और विक्रय, 3 चीज है तो 3 सूत्र भी बन जाएंगे। लेकिन एक को अच्छे से जान लो, उसी से पक्षांतर करके बना दोगे, ठीक। तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं होना कि तुम्हारे पास अंकित ना दी हो, विक्रय दी हो और बट्टा दी हो। गौसर जी ने तो लिखाया ही नहीं था इस टाइप का कि अंकित में लिखाया था कि अंकित में बट्टा % दिया जाता है, तो पक्षांतर करके रख सकती हो, देखो इसी से बन गई। ऐसे वो पीछे क्रयमूल वाले थे, क्रयमूल विक्रयमूल प्रतिशत लाभ था, प्रतिशत हानि थी, ऐसे उसमें बन जाएंगे। लेकिन आपको एक वर्ड याद रखना है अच्छे से कि हमें लाभ % और हानि % किस में लेना है, किस में देना है, क्रयमूल में। और जब क्रयमूल में देती है तो कहाँ जुड़ता है, 100 में ऊपर ही, यानी कि लाभ % और हानि % क्रयमूल में कहाँ होता है, ऊपर ही, ठीक है। और यही हमें यहाँ देखना है, बट्टा वाला संबंध, जब अंकित मूल, विक्रय मूल और बट्टा दी हो, बट्टा % दी हो, तो हमें बट्टा किस में देना है, बट्टा प्रतिशत अंकित मूल में देना है। और अंकित मूल में जब बट्टा प्रतिशत देंगे तो कहाँ होगा वो, ऊपर, यानी कि किस में देंगे, ऊपर, अंकित मूल में ऊपर ही होगा बट्टा प्रतिशत। और जब तुम उल्टा देने लगोगे, यानी कि जब तुम कहोगे विक्रय मूल में हम बट्टा दे सकते हैं का, हाँ दे सकते हैं, लेकिन होता किस में है बट्टा, विक्रय मूल, उसमें सॉरी क्रय मूल, वो अंकित मूल में ही बट्टा प्रतिशत दिया जाता है, यानी अंकित मूल में ही बट्टा दिया जाता है। तो हमेशा अंकित में ही दिया जाता है, इसलिए देखो अंकित में ही है भाई। तुम रख सकते हो पक्षांतर करके, तो तुम कहोगे कि हमने विक्रय मूल पे ही बट्टा दे दिया, तो कर दिया, पक्षांतर करके दिया तो कर दिया। तब याद रखना कि विक्रय मूल में जब बट्टा दोगे तो ऊपर मत देना, ऊपर नहीं देना। बट्टा प्रतिशत कहाँ होगा, विक्रय मूल में बट्टा प्रतिशत कहाँ होगा, नीचे,
समझो, विक्रय मूल में बट्टा प्रतिशत कहाँ होगा? नीचे। नीचे। और नहीं तो आप एक ही याद रखिए, पक्षांतर करना सीखिए अच्छे से। ठीक, बेटा अगला देखना, लिख गया? उसको भी देख लो जरा, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, उसमें ना हो जाना तुम लोग। जैसे लिखा था हमने कि विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुणे का 100, हम एक साथ लिखे थे प्लस माइनस के, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत बटे 100, इतने में एक ही सूत्र में आ जाएंगे जो लिखे हैं पीछे अपन ने। तो विक्रय मूल बराबर, यानी कि जब अपन को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दी हो, तो हमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस में लेना है? क्रय मूल पे, और क्रय मूल पे लेंगे तो ऊपर ही होगा। ठीक, अब हमने लिख दिया प्लस माइनस 100 में, 100 से क्या कर दिया? प्लस माइनस कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि जब लॉस यानी कि हानि होगी, हानि प्रतिशत होगी तो 100 से घटा देंगे। यदि लाभ प्रतिशत होगा तो 100 से 100 में जोड़ देंगे और नीचे 100। अब हम कहें कि जरा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत विक्रय में करा दो जबरदस्ती में। होता तो रियल में है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा किस में होता है? क्रय मूल में ही। लेकिन यदि तुम्हें करना है तो देखो, करो क्या चीज गुणा, तो विक्रय मूल गुणे 100 बटे, लाओ ये 100 प्लस माइनस यही लिख दो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और बराबर में यानी कि क्रय, है ना। अब आप देखिए, जब आप यदि विक्रय मूल में लाभ और हानि यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत करने लगे हैं तो कहाँ होगा? नीचे। विक्रय मूल में लाभ परसेंट और हानि परसेंट कहाँ करोगे? नीचे। ठीक, और विक्रय मूल में बट्टा प्रतिशत कहाँ करोगे? ऊपर। विक्रय मूल में बट्टा प्रतिशत कहाँ दोगे? नीचे। विक्रय मूल में बट्टा प्रतिशत कहाँ दोगे? नीचे। और विक्रय मूल में लाभ और हानि प्रतिशत कहाँ दोगे? नीचे। कहने का मतलब है कि विक्रय मूल में चाहे लाभ प्रतिशत करें, चाहे हानि प्रतिशत करें, चाहे बट्टा प्रतिशत करें, विक्रय मूल में हमेशा बिठा लो, विक्रय मूल में हमेशा लाभ परसेंट, हानि प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत विक्रय मूल में हमेशा कहाँ होंगे? वो साथ याद रखिए, पीछे देखा था डिस्काउंट वाला, वो भी नीचे ही था। ठीक, और यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल में लेना है तो कहाँ लेंगे? कहाँ देंगे? ऊपर। और बट्टा प्रतिशत अंकित मूल में देना है तो कहाँ देंगे? ऊपर अंकित मूल में। जिसका जो रियल में, समझो, हमेशा बट्टा किस में देते हैं? बट्टा किस में दिए जाते हैं? हमेशा अंकित में। और जिसमें हमेशा दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, उसमें ऊपर ही उनका स्थान है। जैसे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस में दिए जाते हैं? क्रय मूल में लिए जाते हैं, तो उनका स्थान कहाँ? ऊपर। फिर जी पक्षांतर करके बनाए हुए हैं, नहीं तो आप एक ही समझिए, ये चाल बराबर दूरी बटे समय अच्छे से मालूम है। इस चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसको फिर पक्षांतर करके बना लेती है। जब चाल बराबर दूरी बटे समय है तो दूरी बराबर भी कुछ होगा, है ना, पक्षांतर करके बता दोगे उसका आंसर, फिर समय बराबर भी उसका बता दोगे। ठीक, ऐसे ही उसका है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? ऐसा ही बराबर, तो बोलोगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटेगा 100। उसमें भी 3-4 बनेंगे, उसको पक्षांतर करोगे। लेकिन आप एक सूत्र है और उससे और बन रहे हैं, तो उससे बनाने से कहीं बेटर है आप उसको एक ही याद करिए, लेकिन उसको पक्षांतर बनाना ये अच्छे से आना चाहिए, और भी बन जाएंगे। बताइए पहला क्वेश्चन इसका। पढ़िए पहला।
देखो पहला क्वेश्चन है इसका लाभ और हानि का। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने में खरीदी? 2,50,000 खरीदी। खरीदी यानी कि क्रय मूल्य। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और खरीदने को हमने क्या एक इंग्लिश वर्ड लिखा था के लिख दिया था। ठीक है, आप इंग्लिश का रिलेटेड भी लिख सकते हैं। तो हमने खरीदने को के से रिलेटेड किया है, तो यानी कि के बराबर कितना है? 2,50,000 इतना क्या है जी? रुपए है। ठीक, और कितने में बेचा है? कि 3,48,000 रुपए में बेच दिए। 3,48,000 रुपए में बेच दिए। और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बी से रिलेटेड किया था हमने, यानी कि कितना? 3,48,000 रुपए। और वैसे ही बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि लाभ ही होगा। 2,50,000 में खरीदी थी, 3,48,000 में बेच दी है, लाभ हुआ है। अब लाभ कितना हुआ है देख लो, यानी कि P बराबर, घटा दो इनसे, डायरेक्ट दो, कितना आएगा? 98,000 रुपए का लाभ हुआ है। 98,000 रुपए का लाभ हुआ है। ये लाभ हमें प्रतिशत में बताना है। ये लाभ हमें प्रतिशत में बताना। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लिखा था। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये था सूत्र, लाभ परसेंट का। इसमें रख दो। लाभ कितना है? 98,000 गुणे 100 सूत्र में है। क्रय मूल्य मालूम है कितना? 2,50,000। जी 100 से जी 2 जीरो गई, फिर 2 जीरो से जी गई। अब भाग कर दीजिए। 25 का भाग 980 में, 25 थी 75, घटा दो 39.2 फिर जाएगा 9 बार 39.2, कितना आ जाएगा जी परसेंटेज? भाग देने के बाद आ जाएगा, यानी कि 39.2 होगा जी आ जाएगा आंसर बेटा है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। P प्रति दर्जन, P रुपए प्रति दर्जन, समझना चला इसकी। P रुपए प्रति दर्जन मतलब कि P रुपए, रुपए कितना? P, और एक दर्जन, P रुपए प्रति दर्जन, P रुपए प्रति दर्जन, यानी कि P रुपए में एक दर्जन। एक दर्जन बोले तो कितने? क्या करता? खरीदता है। खरीदना मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किससे रिलेटेड करते हैं? के से। तो P रुपए में कितनी खरीदता है? 12। हो गया खरीदना। और फिर बेचता कितने में है? 8। हाँ, कह रहा है कि P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता तथा P रुपए प्रति 8
वस्तु के भाव से बेचता है, यानी कि बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना, पी प्रति 8, पी रुपए प्रति 8 वस्तु। ठीक, पी रुपए में 8 वस्तुएं बेचता है। यहाँ आपको पता चल रहा है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि लाभ प्रतिशत कितना है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है बोलेगा वो लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ, या रख देगा। यानी कि अब आपको स्पष्ट देखना है इसमें, बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, जी क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, क्योंकि ये जो पी है जी कितने लोगों में बट रहा है, 12 लोगों में, और जे पी है जी कितने लोगों में बट रहा है, 8 लोगों में बटेगा तो ज्यादा मिलेगा, है ना। जैसे कोई संपत्ति हो, कोई घर की संपत्ति हो, कोई 8 लोगों में बांट रहा है वही संपत्ति, और कोई वही संपत्ति को 12 लोगों में बांट रहा है, 8 लोगों में बटेगी संपत्ति तो कुछ ज्यादा होगी। तो हमें क्या हो रहा, लाभ, यानी कि लाभ, लाभ को हमने क्या कहा था, प्रॉफिट, कितना बन जाएगा निकालो जरा। सूत्र क्या था, यानी विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ये सूत्र था। इसमें रख देंगे विक्रय मूल्य कितना है, पी बटे का 8, क्रय मूल्य कितना है, पी बटे का 12। कर दो भिन्न सॉल्व। हमने वैसे भी कहा है भिन्न को कैंची करके, है ना, इस केस में गुणा इस केस में गुणा, ये कितने 12 बन जाएंगे, 12 पी, ये कितने बन जाएंगे 8 पी, 12 पी में से 8 पी चले गए, 4 पी बटे का 8 गुणे का 12, ये आ गया आपका इतना लाभ आ गया। ये लाभ हमें किस में बताना है, प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत बराबर 4 पी बटे का 8 गुणे 12 गुणे का 100। अभी लाभ परसेंट का सूत्र लिखा था कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखना है नीचे, देखो लाभ लिख गया, ये लाभ गुणे 100 लिख गया, नीचे क्या लिखना है अब, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, पी बटे का, अब 12 के स्थान ऊपर चला जाएगा नीचे, 12 ऊपर कर दो, ये 12 से 12 कट गया, पी से पी कट गए, 4 से ये काट दो, 4 दूनी 8, 2 का भाग करोगे तो कितना बन जाएगा, 2 का 100 में भाग करोगे तो 50% जी आ जाएगा। बेटा ऊपर तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर, यानी कि 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया है, 10% कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो विक्रय मूल्य आपको अच्छे से पता चल रहा है कि कितना है विक्रय मूल्य, 891 रुपए है आपका विक्रय मूल्य, जो अच्छे से दिख रहा है तो जान सकते हो कि बेचा। ठीक, अब जो दी है कह रहा है कि लागत मूल्य का 1/10 भाग क्या कमाया, लाभ कमाया, लागत का, तो लागत को ही हम क्रय मूल्य से रिलेटेड कर देते हैं, लागत ही मतलब क्रय मूल्य है, लागत ही मतलब क्रय मूल्य है। हमने बताया जब कोई चीज बटा में हुआ करे, जब कोई चीज बटे में हुआ करे 3/4, 1/8, 2/4 का मतलब है कि 2 चीजों में जिक्र होगा वो। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया है, इनमें किन चीजों का जिक्र है, लागत और लाभ का, लागत और लाभ का। अब आपको बताना है कि 1 भाग किसका है और 10 भाग किसका है। अब ये बताओ जरा, लागत ज्यादा होगी कि लाभ ज्यादा होगा, लागत ज्यादा होगी, लागत ज्यादा होगी, स्वाभाविक है कि लागत ज्यादा होगी, लागत मतलब क्रय मूल्य है, लागत मतलब क्रय मूल्य है, तो लागत ज्यादा है होगी, लाभ कम। तो एक हिस्सा क्या है बोलो, लागत यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 10, क्रय मूल्य है 10, रियल में नहीं है लेकिन 10x, और प्रॉफिट यानी कि ये कितना भाग है, 1x,
ठीक, ये रेशियो में है। ठीक, एक हिस्सा किसका है, लाभ का है, तो 10 हिस्सा किसका है, लागत। अच्छे से जान लो, कह रहा कि लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया है। लाभ कमाया कितना, 1 भाग, नीचे का 10 भाग है उसका लागत का। अब इसमें तो अब उनको तीनों ही चीजें मालूम है। क्या है, क्रय मूल विक्रय मूल लाभ, और क्रय मूल विक्रय मूल और लाभ का सूत्र बनता है, कोई है सूत्र, बताओ। विक्रय मूल बराबर, वो लाभ बराबर क्या है सूत्र, क्रय प्लस क्रय माइनस विक्रय, विक्रय माइनस के विक्रय माइनस के, यही होता है कि लाभ का सूत्र। रख दो, फिट कर दो बस। देखो लाभ की जगह लाभ फिट कर दो, कितना है x, विक्रय की जगह विक्रय फिट कर दो, क्रय की जगह क्रय रख दो। अब ये तो अच्छे से जानते हो, चार पद एक साइड, अचर पद एक साइड, अक्षर अक्षर एक साइड या अंक अंक एक साइड। लाओ 10x को लाओगे, प्लस का बन जाएगा, जोड़ दोगे तो 11x बन जाएगा। 891 है, भाग कर दोगे तो 11 8 88 और 11 कम 13, x बराबर 81 आ गया है। x 81 जी क्या आया है, 81 क्या है जी, लाभ है। लाभ है। 81 क्या है, लाभ है। क्या बताना है इसमें, क्रय मूल बताना है। जब x बराबर 81 आ गया है तो क्रय मूल 10x है, x की जगह रख दो 810। क्रय मूल दी है 10x, x की जगह रख दोगे कितना, आंसर आना है। तो इसको और भी तरीके से, जैसे डायरेक्ट ही रख देते हैं ऐसे, जैसे ये चकमा नहीं खाना है, आश्चर्य में नहीं पड़ना कि कोई आपको ऐसे करके रख दे सीधे ऐसे। तो जी विक्रय बराबर विक्रय रखा है, जी लाभ बराबर लाभ रखा है ना। विक्रय से क्रय को घटा दिए तो लाभ है, तो लाभ है। और जी विक्रय बराबर विक्रय रखे हैं दोनों में, अपने एक सूत्र जो याद है उसमें रख देना। अगला चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2470 में, यानी कि 2470 रुपए में 26 केजी चावल खरीदे हैं। ठीक है, इनमें से उसने 110 रुपए प्रति केजी की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए हैं। ठीक, अब मार्केट गए हैं, आपने 26 केजी चावल खरीदे हैं और कितने रुपए के खरीद के लाए हो, 2470 रुपए के खरीद के लाए हो। ठीक है, इतना अच्छे से बिठाइएगा। आपकी दुकान है छोटी गांव में, आप मार्केट गए हैं, चावल खरीदे हैं आपने 26 केजी और 2470 रुपए के खरीद के लाए हैं। ठीक, अब दुकान रख के दुकान में रख लीजिए। अब आगे वो कह रहा है, अब कह रहे हो तुम अपने आप में स्वयं, कह रहे हो कि 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल तुमने बेच दिए। कैंडिडेट कोई आया है कल, उसने कहा कि हमें 10 केजी चावल लेने हैं, तुमने कहा है कि हम 110 रुपये प्रति केजी, 110 का 1 किलोग्राम चावल है। तो जरा देखिए खरीद कितनी है, 2470 रुपए खरीद। कितनी केजी चावल की है जी, 26 केजी चावल की है खरीद, 26 केजी चावल की ये खरीद है। अब जरा ये देखिए कि 10 केजी चावल कितने में बेची है, 10 केजी चावल का विक्रय मूल 110 केजी के हिसाब से ना, 10 केजी चावल कितने के बेच दिए, 1100 रुपए के बेच दिए हैं आपने। ठीक, जरा देख लो कितने रुपए अभी आपको और रह गए हैं। आपके पास चावल कितने केजी बचे हैं, 16। शेष चावल, शेष चावल कितने हैं, 16
16 केजी चावल है शेष है ना, 26 केजी 10 केजी निकाल दिए। जरा देख लो अभी पैसे कितने चाहिए। 70 का लाभ कमाने के लिए से चावल किस परसेंटेज में बेचना चाहिए? ये देखो 2470 में निकाल दो 1100 रुपये, ये आ जाएगा 1370, यानी कि 10 केजी चावल कितनी अभी खपत हुई है। कितनी? 16 केजी चावल, 16 केजी चावल, 16 केजी चावल बचे हैं। और तुम्हें अभी रुपए कितने निकालने हैं वही क्रय कीमत पूरी करने के लिए? 1370 रुपए। और 70 रुपए का लाभ कमाना है, यानी कि 16 केजी चावल, अभी इतने फ्राई बचे हैं। आगे क्या कह रहा है? 70 का लाभ कमाना है। 70 रुपए का लाभ कमाना है जी खरीदी ही बची है ना, अभी देखो खरीदती नहीं, इतना निकाल लिया आपने, यानी कि 1370 रुपए में खरीदी ही है। जो खरीद बची है यहाँ पे निकालना है। जरा देखो 1370 में यदि 70 रुपए जोड़ दोगे, लाभ जोड़ दिया है क्रय मूल में, क्रय मूल में लाभ जोड़ दिया है, क्या बन जाएगा? क्रय मूल में यदि लाभ जोड़ देंगे क्या प्राप्त होगा? विक्रय मूल। जो विक्रय मूल हुआ है, और कितने केजी चावल का विक्रय मूल है जी? 16 केजी चावल 1440 का ये विक्रय मूल है। तो 1 केजी चावल का बता दो। 90 वो कह रहा ना कि प्रति केजी चावल है ना, शेष चावल को कितने में बेचना होगा? देख लो शेष चावल को है, कर दो उसमें शेष चावल, यानी कि जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 1440। इसमें कर दो 16 का भाग, तो आपके पास 14 नम्मा 144 16 नम्मा 144, 90 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। ये जो शेष चावल है, शेष चावल है जो 16 केजी जो शेष चावल थे, वो किस दर से बेचना है? आप 90 रुपये प्रति केजी की दर से बेचना है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये समझना है, इतना कर लेंगे आप। इतने के खरीद के लाए थे 26 केजी चावल, घर में आए हो 10 केजी चावल बेच दिए हैं, कितने के हिसाब से? 110 के हिसाब से। कितने रुपए कमा लिए उससे? 1100 रुपए। जरा घटा दो उससे जितने खरीद के लाए थे, 2470 में से घटा दिया है तो कितना बचा? 1370। यानी कि अब आप बोलेंगे कि 1370 रुपए में और हमें कमाने हैं जितने खरीद के लाए थे। और फिर क्या कह रहे हो? हमें इसमें भी 70 का लाभ कमाना है, तो 70 उसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल बन जाएगा। तो 70 आपने जोड़ दिया, अब यानी कि 1440 रुपए से विक्रय है। और कह रहा है शेष चावल, शेष चावल कितने बचे हैं? 16 केजी चावल बचे, 16 का भाग कर देंगे, आ जाएगा कि शेष चावल जो थे वो 16 केजी चावल थे, वो आपको 90 रुपए प्रति केजी के दर से बेचने थे। बेटा इस क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देना है, बस ये लाभ वाला जो लाभ दिए 70 का लाभ, उस पे ध्यान देना है। जो 16 केजी चावल की खरीद बची थी, खरीद कितनी खपत थी? रुपए 1370 रुपए खपत थी अभी 16 केजी चावल की, उसमें लाभ बोल दिया, खरीद में तुमने लाभ और जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य बन गया। और कितने केजी चावल का? 16 केजी चावल का। वहां से वो कर लोगे लगभग, वो दुकान के हिसाब से ही है। अगला है 5वां नंबर। 5वां नंबर 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। ठीक है,
इतनी ही पेंसिलें यदि 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो क्या विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? माना विनोद के पास पेंसिलें कितनी है? एक्स है। कितनी पेंसिलें हैं? एक्स पेंसिलें हैं। ठीक है, कितने के हिसाब से बेचता है? पहले 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचता है। ठीक है, गुणा कर लो, आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये क्या बन गया? ये विक्रय मूल्य हो गया। पेंसिल एक्स थी, एक पेंसिल वो 2.5 रुपए की बेचता है। जैसे 2 पेंसिलें होंगी तो 2.5 गुणे का 2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो यही है, 2.5 गुणे का कर दिए, जितनी भी है निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन कह रहा कितने की हानि होती है? नहीं, लाभ होता है। लाभ होता है यहाँ पे? अच्छा, लाभ होता है यहाँ पे ना, लाभ होता है। यदि हमने इससे लाभ निकाल दिया है हमने विक्रय मूल्य से, तो बता सकते हो क्या रखा है? करिए, बता सकते हो क्या रखा है जी नाम का? विक्रय मूल्य में से हमने लाभ निकाल लिया, तो बताइए जरा क्या रखा है जी? सही है, क्रय मूल्य यानी कि लागत यानी कि क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से लाभ निकल जाता है क्रय मूल्य। सूत्र कल याद करके आना अच्छे से, याद रखना। सूत्र याद होंगे अच्छे से तो फटाफट बता देंगे आप कि जी क्या रखा है। और सूत्र उस सिंगल है जो उसको हर तरीके से पक्षांतर करके बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है? विक्रय से लाभ घट गया है, कई विक्रय से हानि घटेगा तो क्या प्राप्त होगा? हम कल सब सूत्र फुटकर पूछेंगे एक दिन। सूत्र याद नहीं होंगे आप वैसे ही बैठे रहेंगे जैसे बिल्कुल अननोन हो, कुछ नहीं जानते। अब देखिए जरा, अब जो यहाँ पेंसिलें हैं वो कितने के हिसाब से बेचता है? 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बेचता है। तो ये भी क्या बन गया? विक्रय बन गया। यहाँ लेकिन हानि हो रही है ना, यहाँ हानि हो रही है। अब बताइए जरा, विक्रय मूल्य हो अपने पास और हानि हो तो बताइए क्रय मूल्य कैसे प्राप्त होगा? जोड़ के क्रय मूल्य कैसे प्राप्त होगा? विक्रय मूल्य दी है और हानि दी है, तो हमें क्रय मूल्य कैसे प्राप्त होगा? विक्रय दी है और हानि दी है, तब क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? देख लो, लिख के हैं। जोड़ के सही नहीं बता दो। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ ही देंगे। हाँ, जोड़ देंगे। 55 रुपए यदि यानी कि विक्रय मूल्य में यदि हानि जोड़ दी जाए तो क्रय मूल्य प्राप्त होता है ना। विक्रय मूल्य में यदि हानि जोड़ दी जाए तो क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है? क्रय मूल्य। तो हमने ये क्या बराबर क्या रखा है जे? 110 लिखना है, 110 का ये लाभ है। बता सकते हो क्या बराबर क्या रखा है जी? ये बराबर क्यों रखा है? और ये रखा है क्रय बराबर क्रय। ठीक है, ये क्या रखा है? देखो, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप पढ़ाएंगे तो ऐसे रख देंगे तो बोलेंगे क्या रखा है जी, बराबर क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि ये विक्रय मूल्य था, विक्रय में लाभ को निकाल दिया गया है तो बचा क्या शेष? क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है? अब क्रय मूल्य। ये पर्सनली हम पूछ रहे हैं कि जे क्या है, जे इतनी चीज हम करेंगे जे क्या, और जे क्या का मतलब पूरा इंडिकेटर इनको कह रहे हैं। ठीक, तो ये क्या? क्रय मूल्य। अब जे था विक्रय मूल्य और जी है हानि। विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दी तो क्या बन गया? क्रय मूल्य। अब रख देंगे, हम बोलेंगे कि ये क्रय मूल्य बराबर क्रय रखी है। जी क्या रखी है? लागत मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्रय है। अब यहां से आसान है करना, ये तो वही हुआ है, ये चर पद एक साइड और अचर पद एक साइड, या कहते हैं कि अक्षर अक्षर एक साइड अंक अंक एक साइड। अब कर सकते हो, यहाँ से पेंसिल ही पूछ रहा था, एक्स बराबर जो निकल के आएगा वो डायरेक्ट आंसर बनेगा। कर लेना घर में यहाँ से कैलकुलेशन। छठवां है
ढाई में से एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी है। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर, गाड़ी को 10% की हानि पर। ठीक है, हमने बता के रखा है पहले भी कि जब दो चीजों में बांटना हो, एक किस में बांट रहे हैं, एक हॉर्स में और एक वैन में, घोड़ा गाड़ी है। घोड़े को बताना, तो मान लो कि घोड़े को X रुपए में खरीदा था उसने, तो फिर गाड़ी को कितने में खरीदेगा? 20,000 माइनस के 20,000 माइनस के X, 220 है। अब घोड़े में कितना लाभ है या हानि प्राप्त? यानी कि घोड़े में 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ, और गाड़ी में 10% की हानि, कुल सौदे में 10% की हानि। ठीक, और दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कुल, जिसमें क्या बन रहा है? कुल विक्रय 2% का लाभ, 2% का लाभ लाभ। जी बन गया है आपका। कुल विक्रय। ये इधर देखिए जी, 20,000 क्या है? 20,000 क्या है? दोनों दोनों वस्तुओं का क्रय मूल। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल में हमने क्या लाभ ले लिया है, और जानते हो क्रय मूल में लाभ ले लोगे क्या प्राप्त होगा? क्रय मूल में लाभ लोगे क्या बनेगा? हमने नीचे नहीं रखा है इस बार, परसेंटेज को जानते हो ना, परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएंगे जीरो। तो विक्रय मूल, क्रय मूल में हमने लाभ लिया, विक्रय मूल बन गया। और किन का विक्रय मूल? दोनों वस्तुओं का। दोनों वस्तुएं बोले तो घोड़ा और बैल यानी गाड़ी। और पर्सनल, घोड़े में कितने का लाभ? 20% का कर दिया, और गाड़ी में कितने की हानि? 10%। दोनों को जोड़ दिया तो जे भी बन गया विक्रय मूल दोनों। तो दोनों का विक्रय मूल बराबर विक्रय मूल है। यहां से भी आप कर लेंगे, गुणा करेंगे, अक्षर अक्षर एक साइड, यानी कि चर पद एक साइड, अचर पद एक साइड कर लेना। इसको और शॉर्ट ट्रिक की तरह उसमें कर लो, और छोटा, यानी कि और छोटे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इधर रख लो हॉर्स, इधर रख लो वैन। वैन को कितने पे? हाँ, मिक्सचर में रख दो इसको ऐसे। कितने का? इसको घटा दो, देखो चाहे इससे ये घटे चाहे इससे ये घटे, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, 120 रुपए में 102 निकाल दो, कितना बचेगा? 18। 102 में 90 निकाल दो, 12। ठीक जी, लेकिन बराबर में होता है, ठीक, अनुपात में होता है। कैसे आएगा जी? ए और देखिए अनुपात में रहेगा जी ऐसे। और ये क्या था? हॉर्स था, और ये क्या था? बैल था। एक बार और समझिए, हॉर्स था 20% का लाभ तो 120 कर दिया है, बैल थे 10% की हानि, 10% की हानि कर दी है, और दोनों का क्या था? 2% का लाभ था, 2% का लाभ करा दिया। इससे ये घटाते इधर रखते हैं, इससे ये घटाते यहाँ रखते हैं। जिसमें से काट दो इसका और छोटा कर दो, 6 दूनी 36, कितना आ गया? पूछ क्या रहा है? घोड़े का क्रय मूल कितना है? अब घोड़े का बताओ कितना है रेशियो? 2। कितने में से? 5। और प्राइस पहले ही दी है, कितनी है? 20,000। तो बता सकते हो 55 40 कितना आ जाएगा? 8,000। 8,000 में घोड़ा खरीदा है, तो बैन कितने में खरीदी है? गाड़ी कितने में खरीदी है? 12,000। ठीक, तो ये इजी है, इस तरीके से करेंगे, इजी है। मैं तो आपको समझ